नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सम्यक दृष्टि पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रह्मांड से संबंधित विविध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सम्यक दृष्टि। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर और ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 23 सितंबर। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। जो पृथ्वी का निर्माण है वो इस तरह से है, और यहाँ जो बीचों बीच है क्या है, विषुवत रेखा, या फिर जिसको इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 20 और 21 मार्च को सूर्य हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या है, प्रवेश करता है, और उत्तरी गोलार्ध से घूमते हुए वो क्या है, विषुवत रेखा पर आता है जब वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रहा होता है। तो इसी समय ये 22 और 23 सितंबर को क्या होता है, जब विषुवत रेखा पर सूर्य होता है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात की जो अवधि होती है वो 12-12 घंटे होती है। और ये दोनों ही दिनों में क्या है, दोनों दिनों में जो दिन और रात होते हैं 12-12 घंटे के होते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध या फिर उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें मौसम के अनुरूप क्या है, परिवर्तन होता रहता है, यानी कि इनकी समय अवधि घटती बढ़ती रहती है। तो बराबर जो होते हैं दिन रात वो होते हैं भूमध्य रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 22 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो भी होता है 22 दिसंबर को ही। तो याद रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और ये वर्ष का क्या है, बड़ा दिन माना जाता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन इसी को माना जाता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही माना जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर होगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछा गया है तो भी 22 दिसंबर ही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 23 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है हालांकि। अगला प्रश्न है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्लेस्टोसीन, ऑप्शन बी ओलिगोसीन, ऑप्शन सी होलोसीन और ऑप्शन डी इयोसीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि प्लेस्टोसीन युग से क्या है, महान हिमयुग का संबंध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए पैंथालसा, ऑप्शन बी पेंजिया, ऑप्शन सी लॉरेशिया और ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पेंजिया।
पैंजिया ही पृथ्वी पर एकमात्र विशाल भूखंड था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं था? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि उत्तरी अमेरिका गोंडवाना का भाग नहीं था। अब यहाँ पर थोड़ा याद रखेंगे, जो पैंजिया है, जो विशाल भूखंड था सबसे पहले पैंजिया का जो उत्तरी भाग है उसको कहा गया लॉरेशिया, उसको लॉरेशिया कहा गया, और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या कहा गया? उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। तो जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका लॉरेशिया का भाग था, ना कि गोंडवाना का भाग था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का उत्तर याद रख सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है वो लॉरेशिया का एक भाग था, जबकि जो अन्य महाद्वीप और उपमहाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अगला प्रश्न है, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी, ये सेलें क्रिस्टलीय हैं। ऑप्शन सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ऑप्शन डी, ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि ये परतदार चट्टानें होती हैं, परतदार सेलें होती हैं, आप कह सकते हैं। तो ये परतों में क्या है? निक्षेपित हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कांग्लोमरेट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, याद रखेंगे। और जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं ये आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल है ये। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी स्लेट और ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, यह आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि जलवाष्प, या फिर जिसको हम भाप भी कहते हैं, और ये कह सकते हैं आपके जल होता है। जलवाष्प का मतलब है कि जल होता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो जलवाष्प ज्वालामुखी से सबसे अधिक निकलने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? यहाँ पर ज्वालामुखी के बीच में लिख लेंगे ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन ए माउंट पिनाटुबो, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी माउंट लाल और ऑप्शन डी माउंट कोटोपैक्सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5911 मीटर। याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अगर अन्य की बात करते हैं तो माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई है 1460 मीटर, माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर और माउंट लाल की ऊंचाई है 311 मीटर। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। तो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो है माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ऑप्शन ए बाल्टिक सागर में, ऑप्शन बी काला सागर में, ऑप्शन सी कैरिबियन सागर में, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार
नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी और ऑप्शन डी एक पत्थर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है और ये याद रखेंगे इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप पर है ये और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार होते रहते हैं। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई है इसकी 3350 मीटर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए अलास्का का, ऑप्शन बी हवाई का, ऑप्शन सी इटली का और ऑप्शन डी जापान का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि हवाई का। और हवाई कहाँ पर है? हवाई है यूएसए में। तो कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको ऑप्शन में हवाई के स्थान पर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी मिल सकता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए एटना, ऑप्शन बी पेली, ऑप्शन सी स्ट्राम्बोली, ऑप्शन डी विसुवियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और याद रखेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। लिपारी द्वीप पर क्या है ये स्थित है और जो कि कहाँ पर है? भूमध्य सागर में। तो इसको क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? ऑप्शन ए BSL, ऑप्शन बी ABL, ऑप्शन सी RSL और ऑप्शन डी PSL। तो याद रखेंगे भूकंप के समय 3 प्रकार की तरंगों का उद्भव होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि PSL, जहां पर P का मतलब है प्राइमरी और S का मतलब है सेकेंडरी और L का मतलब है लव या सरफेस वेव्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो PSL तरंगों का उद्भव होता है वो होता है भूकंप के समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी हिब्रू और ऑप्शन डी लैटिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि जापानी। जापानी भाषा में सुनामी को इस तरह से लिखा जाता है TSUNAMI। तो यहाँ पर जो TSU है इसका मतलब है बंदरगाह और नामी का अर्थ है यहाँ पर तरंग। नामी का अर्थ है तरंग। तो हम कह सकते हैं कि सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र में उठने वाली तरंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस में देशों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अफ्रीका। याद रखेंगे अफ्रीका में जो देशों की संख्या है वो 54 है, लेकिन अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होगा जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन देशों की संख्या सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है 54 और एशिया महाद्वीप में 50 देश स्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है सभी महाद्वीपों में। अगर हम इसमें बात करते हैं देशों की तो इसमें कुल 14 देश स्थित हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए प्राचीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी अपशिष्ट पर्वत और ऑप्शन डी बिलॉक पर्वत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि नवीन मोड़दार पर्वतों में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वे पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट भी क्या है? एक वलित पर्वत है और जो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां होती हैं वो नवीन मोड़दार पर्वतों में स्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकीज और ऑप्शन डी आल्प्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि एंडीज। एंडीज पर्वतमाला या फिर पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर बात करते हैं पर्वत चोटी की, तो वो है माउंट एवरेस्ट। अब चोटियां और पर्वत श्रृंखला में अंतर होता है, थोड़ा समझेंगे। जो चोटियां होती हैं वो कुछ इस तरह से ऊंचाई के हिसाब से लंबाई होती है उनकी, और जो ये हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो कुछ इस तरह से रेंज होती है इनकी, इस तरह से लंबी होती है। तो ये जो सबसे लंबी इस तरह से है वो एंडीज है, और इस तरह से जो है वो है एवरेस्ट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं अगर आपसे बोला जाए तो न्यूजीलैंड में स्थित है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि यूरोप की पर्वतमाला आल्प्स कहाँ पर स्थित है, सिर्फ आपसे आल्प्स बोला जाए, आल्प्स पर्वतमाला अगर आपसे बोला जाए तो वो स्थित है यूरोप में। तो इन दोनों में थोड़ा ये डिफरेंस होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए आल्प्स, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन डी एंडीज और ऑप्शन डी रॉकी। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में हालांकि बताया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि आल्प्स। तो यूरोप की अगर एक श्रृंखला पूछा जाए तो आल्प्स, और अगर दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं पूछी जाए तो वे स्थित होती हैं न्यूजीलैंड में। याद रहेंगे इस तरह से आप। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किसे मापने के लिए होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी समुद्र की गहराई, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान का वेग और ऑप्शन डी किसी भवन की ऊंचाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी भारत या कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत कश्मीर। ये भारत के कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी यूक्रेन में और ऑप्शन डी रूस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जर्मनी। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे, ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना नामक प्रांत में स्थित है। नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में
स्थित है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ब्लैक पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है ऑप्शन ए बोत्सवाना में, ऑप्शन बी नामीबिया में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में और ऑप्शन डी जाम्बिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है, याद रखेंगे। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 3482 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी यूरोप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अफ्रीका। याद रखेंगे, अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में क्या है, अवस्थित है। तो ये अफ्रीका के देश हैं और इन देशों में क्या है, जो एटलस पर्वत है वो अवस्थित है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।